नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में अपन फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री माइनर जो अपना सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इस पर हर यूनिट पर अपन 10-10 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देखेंगे। यानी 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपका ये पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिना समय गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण की संकल्पना क्या है? इंग्लिश में भी देख लेना, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण। वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटती है। इसका आधार कर्म और कार्य करना माना गया है। वैदिक काल में यह लचीली थी, जन्म आधारित नहीं थी। वर्ण आप समझ गए होंगे कि वर्ण 4 थे। इनका आधार कर्म या कार्य माना गया था। ये इंग्लिश में देख लेना आप, मैं PDF अपलोड कर दूंगा, बस यहाँ से समझ लो आप। जाति और वर्ण में अंतर बताइए। तो वर्ण एक व्यापक सामाजिक वर्ग है, जबकि जाति जन्म आधारित उपवर्ग है। वर्ण 4 हैं, जातियां हजारों हैं। वर्ण सिद्धांतिक है, जबकि जाति व्यवहारिक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी। सामाजिक गतिशीलता थी और जन्म से वर्ण तय नहीं होता था, यानी क्रम आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरुष सूक्त का वर्ण व्यवस्था में क्या महत्व है? तो पुरुष सूक्त में ब्राह्मण को मुख, क्षत्रिय को भुजा, वैश्य को जंघा और शूद्र को पांव से उत्पन्न बताया गया है, जिससे वर्ण व्यवस्था को धार्मिक वैधता मिली। यानी धार्मिक आधार पर बताया गया है कैसे उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्राह्मणवादी काल में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? तो ब्राह्मणवादी काल में वर्ण जन्म आधारित और कठोर हो गया। सामाजिक गतिशीलता समाप्त होने लगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जाति व्यवस्था का उदय कैसे हुआ? तो वर्ण व्यवस्था के कठोर होने, पेशागत विभाजन और सामाजिक नियंत्रण से जाति व्यवस्था विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या वैदिक काल में अस्पृश्यता थी? तो ऋग्वैदिक काल में अस्पृश्यता के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। यह उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। यानी वैदिक काल में तो नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में पनपने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बताएं। तो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी, कठोर और असमान है। शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया मनुस्मृति में। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ण व्यवस्था के प्रमुख आधार क्या थे? तो कर्म, पेशा, धार्मिक कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व वर्ण के आधार थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ब्राह्मणवादी परंपरा क्या है? तो ब्राह्मणवादी परंपरा वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और धर्मशास्त्रों पर आधारित सामाजिक धार्मिक व्यवस्था है। अब फर्स्ट यूनिट पर अपन 10 क्वेश्चन देख लिए, सेकेंड यूनिट पर अपन क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट पर, नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो नातेदारी उन सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो रक्त, विवाह और गोद लेने से बनते हैं। यह व्यक्ति को परिवार और समाज से जोड़ती है
तथा अधिकार, कर्तव्य और उत्तराधिकार को नियंत्रित करती है। नातेदारी सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई मानी जाती है। यानी नाता कैसे जुड़ेगा, या तो रक्त से, या विवाह से, या गोद लेने से। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, नातेदारी की प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? तो नातेदारी के 3 प्रमुख रूप हैं, रक्त संबंध, विवाह संबंध और दत्तक संबंध। रक्त संबंध जन्म से बनते हैं, विवाह संबंध विवाह द्वारा और दत्तक संबंध सामाजिक स्वीकृति से स्थापित होते हैं, गोद लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विविधताएं बताइए। तो भारत में उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक नातेदारी, दक्षिण भारत में मातृसत्तात्मक तत्व और पूर्व में संयुक्त परिवार और पश्चिम में कबीलाई परंपराएं मिलती हैं। ये विविधताएं सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताओं को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पितृसत्तात्मक नातेदारी की विशेषताएं क्या हैं? तो पितृसत्तात्मक नातेदारी में वंश पिता की ओर से चलता है, संपत्ति और उत्तराधिकार पुरुष को प्राप्त होता है, परिवार का मुखिया पुरुष होता है और विवाह के बाद महिला पति के परिवार में आती है। अधिकतर ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारंभिक परंपराओं में विवाह की अवधारणा क्या थी? यानी प्रारंभ में विवाह कैसे होते थे? प्रारंभिक परंपराओं में विवाह को धार्मिक और सामाजिक संस्था माना गया। यह केवल दाम्पत्य संबंध ही नहीं बल्कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का माध्यम था। विवाह से सामाजिक उत्तरदायित्व और वंश की निरंतरता सुनिश्चित होती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारंभिक समाज में परिवार की क्या भूमिका थी? तो परिवार सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का केंद्र था। यह उत्पादन, संरक्षण और सामाजिकीकरण की मुख्य इकाई थी। बच्चों का पालन पोषण और संस्कार परिवार के माध्यम से होते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारंभिक परंपराओं में गृहस्थी का महत्व बताइए। तो गृहस्थी को समाज का आधार माना गया। गृहस्थ आश्रम से अन्य तीनों आश्रमों का पालन होता था। यह आर्थिक उत्पादन और सामाजिक स्थिरता का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विवाह के प्रकार प्रारंभिक समाज में कैसे थे? तो प्रारंभिक समाज में ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य जैसे विवाह प्रचलित थे। ये धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नातेदारी और विवाह में क्या संबंध है? तो विवाह नातेदारी का विस्तार करता है। विवाह से नए सामाजिक संबंध बनते हैं जिन्हें ससुराल पक्ष कहा जाता है। इससे सामाजिक नेटवर्क मजबूत होता है। स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है समाज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रारंभिक परंपराओं में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, परंतु बाद में उनकी स्थिति सीमित होती गई। विवाह और गृहस्थी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब यहाँ से यूनिट 3 स्टार्ट हो जाती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और व्यावसायिक श्रेणियों की अवधारणा क्या है? तो सामाजिक और व्यावसायिक श्रेणियों वे समूह हैं जिनमें लोग अपने पेशे, जाति या सामाजिक भूमिका के आधार पर विभाजित होते हैं। ये समाज की आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संरचना को व्यवस्थित करती हैं, जिससे उत्पादन और सामाजिक नियंत्रण सुचारू रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनजातीय समुदाय की विशेषताएं क्या हैं? तो जनजातीय समुदाय प्रकृति के करीब रहते हैं। उनकी अपनी भाषा, परंपरा, धार्मिक विश्वास और सामाजिक संगठन होता है। वे मुख्य रूप से शिकार, मछली पकड़ना और कृषि पर निर्भर रहते हैं। समानता और सहयोग उनका मुख्य मूल्य है।
क्वेश्चन नंबर 3 है किसान समुदाय की भूमिकाएं बताइए। तो किसान समुदाय समाज का आर्थिक आधार है। वे अन्न उत्पादन करते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर रखते हैं। पारंपरिक कृषक संगठन और सहयोग से सामाजिक जीवन भी मजबूत होता है। किसानों की क्या भूमिका है आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यापारी समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। तो व्यापारी समुदाय व्यापार और लेन देन में विशेषज्ञ होते हैं। उनकी भूमिका आर्थिक विकास, वस्त्र और अन्न वितरण में महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में व्यापारी नगरों और अंतर्राज्यीय व्यापार को जोड़ते थे, यानी व्यापारी नगरों और अंतर्राज्यीय व्यापार को जोड़ा करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है शिल्पकार और कारीगर समुदाय किस लिए जाने जाते हैं। तो शिल्पकार और कारीगर समुदाय वस्त्र, हथियार, मिट्टी के बर्तन और धातु की वस्तुएं बनाने में माहिर होते हैं। वे स्थानीय और व्यापारिक मांग को पूरा करते हैं। उनका कौशल पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6 है जनजातीय और किसान समुदाय में अंतर बताइए। तो जनजातीय समुदाय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, जबकि किसान समुदाय खेती पर निर्भर है। जनजातियों में सामाजिक संगठन छोटी इकाई में होता है। किसानों में संयुक्त परिवार और गांव महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यापारी और कारीगर समुदाय का आर्थिक महत्व बताइए। तो व्यापारी और कारीगर उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण हैं। व्यापारी बाजार और व्यापार का नेटवर्क बनाते हैं। कारीगर उत्पाद बनाते हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सामाजिक विभाजन में व्यावसायिक श्रेणियों की क्या भूमिका है। तो व्यावसायिक श्रेणियां सामाजिक नियंत्रण और पहचान तय करती हैं। यह पारंपरिक पेशों के अनुसार वर्गीकरण करती हैं और समाज में स्थिरता बनाए रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं क्षेत्रीय विविधताओं के उदाहरण। तो उत्तर भारत में किसान और जमींदार मुख्य हैं। दक्षिण भारत में मत्स्य और कृषि जनजातियां हैं। वहीं राजस्थान और गुजरात में व्यापारी और कारीगर समुदाय ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है आधुनिक भारत में इन समुदाय का क्या महत्व है। तो आधुनिक भारत में जनजाति, किसान, व्यापारी और कारीगर समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक धरोहर का आधार है। सरकारी नीतियां इन्हें संरक्षित और प्रोत्साहित करती हैं। अब यूनिट 4 पर चलते हैं। यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन क्या था। तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था, जिसमें व्यक्तित्व और भक्ति पर जोर दिया गया। यह जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति की ओर केंद्रित था। समाज में समानता और नैतिकता के संदेश फैलाए गए इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कबीरपंथ का उद्देश्य क्या था। तो कबीरपंथ का उद्देश्य जाति और धर्म के भेदभाव को खत्म करना, सच्ची भक्ति, ईश्वर की निष्ठा और साधारण जीवन को बढ़ावा देना। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम समाज को दोनों में सुधार करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 3 है सूफी परंपरा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सूफी संत अलौकिक भक्ति और इंसानियत पर जोर देते थे। उन्होंने प्रेम, समानता और भाईचारा का संदेश फैलाया। उनका प्रभाव समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है भक्ति आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में संबंध बताइए। तो भक्ति आंदोलन ने
जातिवाद, सामाजिक भेदभाव और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी। यह गरीब, पिछड़े और शूद्र वर्गों को आध्यात्मिक समानता और सामाजिक सम्मान दिलाने में मदद करता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर के प्रमुख विचार बताइए। तो कबीर ने सच्ची भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और कर्म प्रधान जीवन का संदेश दिया। उन्होंने धार्मिक रूढ़िवादी और जाति भेदभाव की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूफी संतों के सामाजिक संदेश क्या थे। तो सूफी संत प्रेम, समानता और मानवता का संदेश देते थे। वे जाति, धर्म और वर्ग भेद को महत्व नहीं देते थे और समाज में सहिष्णुता बढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति आंदोलन के समय सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो 1000 या 1800 ईस्वी में समाज में जातिवाद, असमानता और धार्मिक कट्टरता प्रचलित थी। भक्ति आंदोलन ने लोगों को आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक समानता की ओर प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा में समानताएं। तो दोनों परंपराएं प्रेम, भक्ति, समानता और सामाजिक सुधार पर जोर देती थी। जाति और वर्ग भेद को कम करने का प्रयास किया गया इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भक्ति आंदोलन का आधुनिक समाज पर प्रभाव क्या पड़ा। तो भक्ति आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और जन जागृति को बढ़ावा दिया। इसके विचार आज भी सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक चेतना में प्रभाव रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन करने के बाद भी कोई स्टूडेंट फेल हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि फेल हो सकता है ये पढ़ने के बाद, ये क्लास देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर और सूफी संतों का योगदान। तो कबीर और सूफी संतों ने धार्मिक कट्टरता, जातिवाद और सामाजिक असमानता को चुनौती दी। उन्होंने प्रेम, भक्ति और इंसानियत के सिद्धांतों को फैलाया, जिसे समाज में सुधार की प्रेरणा मिली। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये क्वेश्चन पर्याप्त हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को लाइक कर देना और कौन से सब्जेक्ट पर अगला वीडियो लाऊं कमेंट करना, और ये वीडियो कैसा लगा बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।